बाबू एसीसीएल और एनटीपीसी के लिए जो हम रेगुलर आप लोग को कुछ 100% इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भेज रहे हैं उसी के सीरीज में स्टार्टिंग में ये जो 4 चीज हम यहाँ लिखे ये एकदम सिंपल है। इसके बाद कुछ डिफिकल्ट और कंसेप्चुअल चीजों को हम लेंगे ताकि आप लोग को आगे चल के फायदा मिले। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेते हैं बर्डन डिपेंड्स ऑन। जो ओपन कास्ट में हम ब्लास्टिंग करते हैं तो वहां बर्डन स्पेसिंग देखे होंगे। कल एमसीएल 2023 का एक पाउडर फैक्टर वाला क्वेश्चन हम ग्रुप में सेंड किए थे और उसके साथ बोल दिया था कि हाउ टू कैलकुलेट पाउडर फैक्टर इन ओपन कास्ट माइंस, एबीसीडी ऑफ पाउडर फैक्टर वाला जो मेरा 21 मिनट का वीडियो है, जो बच्चा उसको देख लेगा वो इसको सॉल्व करेगा और मैक्सिमम बच्चा लोग फिर सॉल्व कर दिया। तो वो सब चीजें बताया हुआ है। ठीक है, ये आप सिंपली डालिए ना पाउडर फैक्टर बाय बेलेसर करके, आपको 4, 5 गो 6 गो आ जाएगा, जिसमें से ये जो नाम मैंने बताया इसको पक्का देखेगा। ये जो देख लेगा वो किसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, कैसे भी आएगा आ जाएगा। एक कंफ्यूजन क्लियर वीडियो भी है। ठीक है, उल्टा यूनिट करके भी पूछता है, अब बच्चा लोग सीधा सीधा कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो ठीक है, यही ओपन कास्ट वाले रहे बर्डन। तो ये सबको ये बर्डन किस बात पर डिपेंड करता है, आपका स्पेसिंग किस बात पर डिपेंड करता है वो तो बताएंगे। 2 लाइन इसके ऊपर बर्डन स्पेसिंग के बारे में सुन लीजिए। हाँ, हम मैनेजर तो रहे हैं बेटा, ब्लास्टिंग अफसर भी बहुत दिन रहे हैं। ठीक है, प्रीपेस ये क्या है आपका प्रीपेस किस केकरा बोलते, केकरो नहीं बोलते। यहाँ से कोयला या वो भी आपने हटा लिया, मतलब मटेरियल हटा लिया, वो वाला खाली जगह को प्रीपेस बोलते हैं। ठीक है, और इधर ये सॉलिड है, इधर का मटेरियल उठ गया, इधर का सॉलिड है। प्रीपेस होना जरूरी है, नहीं प्रीपेस रहने से आपका वो क्या होगा, इस तरफ में क्रैक्स पैदा हो जाएगा। ठीक है, क्रैक्स पैदा हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन ठीक नहीं होगा और आपका होल जो फूक देगा बोलते हैं, मतलब बढ़िया से ब्लास्टिंग नहीं करेगा, बारूद बाहर आ जाएगा होल से। ठीक है, बारूद बाहर फेंक देता है। इसलिए बर्डन आपका प्रीपेस ठीक ठाक रहना चाहिए। इसी तरीके से बर्डन और स्पेसिंग भी ठीक ठाक रहना चाहिए। नहीं रहेगा, ऑप्टिमम नहीं रहेगा तो क्या होगा, आपका ब्लास्टिंग ठीक से नहीं होगा। ब्लास्टिंग हो जाएगा, ब्लास्टिंग ठीक से नहीं होगा। हमारा पर्पस क्या, गुड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो प्रीपेस, इस प्रीपेस से इसको मान लो ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, इसको फर्स्ट रो ले लिया, ये सेकंड रो हो गया, ये थर्ड रो हो गया। ठीक है, तो इस प्रीपेस से ये जो फर्स्ट रो का डिस्टेंस है, प्रीपेस से लेकर के फर्स्ट रो का जो डिस्टेंस है, इसको बर्डन बोलते हैं। तो फिर इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं, ये भी बर्डन है। ठीक है, ये भी बर्डन है, लेकिन बच्चा लोग ऐसा पढ़ के रखता है एक लाइन में, द डिस्टेंस फ्रॉम प्रीपेस टू द फर्स्ट रो ऑफ होल ब्लास्टिंग होल इज नोन एज बर्डन। ठीक है, तो फिर वो उतने में रख जाता। अरे बेटा होता क्या है, समझिए बात को। ये अभी प्रीपेस था, हम क्या करेंगे, ये पहला लाइन को ब्लास्ट कर दिया। क्या किया, इस पहला लाइन को ब्लास्ट कर दिया। जब पहला लाइन ब्लास्ट हो गया तो यहां का माल क्या हो गया, आगे बढ़ गया, थ्रो हो गया। तो ये यहां प्रीपेस के बजाय अब क्या हो गया, यहां पर प्रीपेस क्रिएट हो गया। तो अब जब ये प्रीपेस हो गया तो ये फर्स्ट रो ना हुआ, इस सेकंड रो जो था, अब इस प्रीपेस के तुलना में क्या हो गया, ये फर्स्ट हो गया। तो ये भी क्या हुआ, बर्डन। अब जब ये सेकंड रो का ब्लास्ट हो जाएगा, ये ब्लास्ट हो गया तो ये बन गया प्रीपेस। तो इस प्रीपेस से ये वाला लाइन जो होगा या रो होगा, ये क्या होगा, फर्स्ट रो होगा। तो ये भी बर्डन हुआ। ठीक है, तो ये जो मतलब फेस की चौड़ाई जो रहेगा आपका, दैट इज द बर्डन। ठीक है, ये वाला आपका बर्डन हो गया। ये अलाउंग बर्डन बोल दिया, मतलब फेस की चौड़ाई बढ़ रही। ठीक है, तो ये हुआ। अब ये किसी भी एक रो को पकड़ी, मान लो मैं ये थर्ड रो को पकड़ा, ये 2 होल के बीच का दूरी
दो होल के बीच की दूरी को बोलते हैं स्पेसिंग। ये क्या हुआ? ये हुआ स्पेसिंग। ये क्या हुआ? स्पेसिंग। और ये क्या है बेटा? ये है बर्डन। ये है बर्डन। तो ये बर्डन किस बात पर डिपेंड करेगा, या स्पेसिंग किस बात पर डिपेंड करेगा? बर्डन दो बातों पर डिपेंड करता है। एक है टाइप ऑफ रॉक, किस टाइप के रॉक में आप ब्लास्टिंग करने जा रहे हैं, उस आधार पर आप बर्डन तय करते हैं। और दूसरा होता है डायमीटर ऑफ होल। कितने बात है बेटा? बर्डन डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ रॉक्स, और दूसरा डायमीटर ऑफ होल। अब आप लोग को यह मालूम होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ रॉक और ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर ऑफ होल हम बर्डन डिसाइड करते तो कितना रखते हैं। अब आप कई बुक में पढ़िएगा मिलेगा 30, 35, 45, किसी बुक में पढ़िएगा 25, 30, 35 मिलेगा। ठीक है, हम कहीं लिख दे रहे हैं इसको मिटा के। तो अब बोलेंगे कि सर हम तो वहां पे इतना पढ़े थे, यहां इतना पढ़े थे, कंफ्यूज हो गए, सही कौन सा डाटा वो बता दीजिए। तो यूनिवर्सल जो डाटा वो हम बता दे रहे हैं। हम बता दे रहे कि 25, 30, 35, 45 भी कहीं पढ़ने को मिलेगा आपको, कहीं पे 25, 30, 35 भी मिलेगा। लेकिन 25, 30, 35 वाला जो है ये यूनिवर्सली डाटा है, इसको लोग ज्यादा मानता है। लेकिन यही डाटा हमेशा रहेगा ऐसा कभी नहीं होता है। ब्लास्टिंग हमेशा ट्रायल बेस पे हम करते रहते हैं। हम आगे पीछे चीजों को कर करके देखते हैं क्या किससे बढ़िया आएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से रहता। लेकिन मोटा मोटी जो है बर्डन जो रहेगा हार्ड रॉक्स में, हार्ड रॉक्स लिया, मीडियम हार्ड रॉक लिया, मीडियम हार्ड रॉक, और आपका एक होगा सॉफ्ट रॉक या कोल, सॉफ्ट रॉक और कोल। तो बर्डन जो रहेगा ये रहेगा 25 इंटू डाया ऑफ होल, डाया ऑफ होल। यहां पे रहेगा 30 इंटू डाया ऑफ होल, यहां रहेगा 35 इंटू डाया ऑफ होल। बर्डन स्पेसिंग वाला मेरा जो एक्सप्लोसिव ब्लास्टिंग वाला प्लेलिस्ट है, उस एक्सप्लोसिव एंड एक्सेसरीज ऐसा करके प्लेलिस्ट है, उसमें जाके देखिएगा ये हिसाब रहेगा। यहाँ पे डायापोल लिख लीजिएगा। और इसको बताया कि लोग इसको दूसरा हिस्सा भी देते हैं, लेकिन ये यूनिवर्सल डाटा, इसको आप लोग याद रखिएगा। ऐसे स्पेसिंग जो है दो बात पर निर्भर करता है। एक है टाइप ऑफ रॉक एंड सेकंड वन इज बर्डन। टाइप ऑफ रॉक एंड सेकंड वन इज बर्डन। बर्डन के आधार पर डिसाइड होगा आपका स्पेसिंग, और टाइप ऑफ रॉक के आधार पर डिसाइड होगा स्पेसिंग। दो चीज दिया। इसमें क्या बोलता है, यदि आपका ये स्पेसिंग की बात करें, स्पेसिंग यदि हार्ड रॉक है तो बर्डन के बराबर रखेंगे। 1 इंटू बर्डन का मतलब क्या हुआ, जितना बर्डन है उसके बराबर रखेंगे हार्ड रॉक में स्पेसिंग। मीडियम रॉक है तो उसमें सवा टाइम रखेंगे, 1.25 टाइम्स बर्डन का। ठीक है, और सॉफ्ट रॉक है या कोल है तो 1.5 टाइम्स रखेंगे बर्डन का। ठीक है, ये वाला डाटा सब जगह आपको एक ही मिलेगा, ये वाला कहीं अलग नहीं मिलेगा। ठीक है, ये वाला ऐसे ही मिलेगा। हार्ड रॉक्स में बर्डन जितना है उतना ही स्पेसिंग रखेंगे। 1 इंटू बर्डन का मतलब क्या हुआ, जितना बर्डन है, मान लो बर्डन आपका 5 मीटर है, एक उदाहरण बोल रहा हूं, तो स्पेसिंग भी 5 मीटर रखेंगे हार्ड रॉक में। मीडियम हार्ड रॉक है तो बर्डन से सवा टाइम रखेंगे। मान लो 5 मीटर आपका बर्डन था तो उसको 1.25 से इंटू कर दीजिएगा, जो आएगा आपका 6.25 जो भी आएगा देख लीजिएगा, उतना हो जाएगा आपका स्पेसिंग। सॉफ्ट रॉक में 1.5 गुना कर देंगे, 5 का 1.5 गुना जो आएगा, एक उदाहरण के लिए 5 मीटर लिया मैं बर्डन, तो 5 का 1.5 गुना कर देगा, उतना आपको स्पेसिंग रखेंगे सॉफ्ट रॉक में या कोयला में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। रूफ कैनोपीज और कैप्स, साथ में इसको कैप्स भी बोलते हैं, CABS कैप्स। ये आपको दिया है रेगुलेशन 126 में। कहां दिया है, रेगुलेशन 126 में। क्या दिया है बेटा इसमें,
लेकिन इसमें सिर्फ अंडरग्राउंड का दिया है। तो क्या ओपन कास्ट में कैनोपीज का प्रोविजन नहीं? ओपन कास्ट में भी कैनोपीज का प्रोविजन है, लेकिन जो रेगुलेशन 126 है इट इज ओनली फॉर अंडरग्राउंड कोल माइंस। किसके लिए रेगुलेशन 126? अंडरग्राउंड कोल माइंस के लिए ही है। रूफ कैनोपीज और कैप्स रेगुलेशन 126, इसमें क्या है? अंडरग्राउंड कोल माइंस में जो भी मशीनरी इस्तेमाल हो रहा है आपका, ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड हो, बैटरी ऑपरेटेड हो, डीजल पावर्ड, सेल्फ प्रोपेल्ड मशीन हो, उसमें दिया गया इंक्लूडिंग एसडीएल, एलएसडी, कोल हालर्स एंड शटल कार्स, इंक्लूडिंग दिया है। मतलब ये वाला मशीन के नाम दे दिए। इंक्लूडिंग का मतलब कि और भी चीजें, जैसे कि आपका लांगवाल है, लांगवाल में आपका शेयरर है, प्लाउ इस्तेमाल होता है। हाँ, अंडरग्राउंड में बोर्ड एंड पियर में आपका कंटिन्यूस माइनर भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो मान लो कोई भी अंडरग्राउंड कोल माइंस में कोई भी तरीके से चलने वाला मशीन यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आपको सब्सटेंशियली कंस्ट्रक्टेड रूफ कैनोपीज और कैप्स रखना होगा। ठीक है, कैनोपी क्या होता है बेटा? जहां ऑपरेटर बैठता है सीट पर, उसके सिर के ऊपर एक छत बना रहता है, ताकि यदि कोई ऊपर से पत्थर गिर जाए या साइड से कोई पत्थर आके गिरे तो मेरे ऑपरेटर को मार चोट ना लगे। आप रेगुलेशन 26 को देखिएगा तो वहां लिखा होगा विच शैल गिव एडेक्वेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉलिंग ऑफ ग्राउंड फ्रॉम रूफ और साइड्स। मतलब जो रूफ या साइड फॉल से जो कोई ग्राउंड गिरेगा उससे वो क्या कर सके, रूफ कैनोपीज बचाव कर सके, बचा सके। इसके लिए रूफ कैनोपीज या कैप्स का प्रोविजन है। ठीक है, और जो आपका सीट है, ऑपरेटर का सीट है या ऑपरेटर जहां बैठता है वो केबिन, वो एर्गोनॉमिकली डिजाइन होना चाहिए। एर्गोनॉमिकली डिजाइन होना चाहिए मतलब वो साइंटिफिक वे में ऐसा डिजाइन होना चाहिए कि ऑपरेटर को फटिग पैदा ना करे, उसमें किसी प्रकार के उसके शरीर में कोई बीमारी पैदा ना कर दे। ऐसा ना करे कमर दर्द होने लग जाए, रीढ़ की हड्डी, पीठ की रीढ़ की हड्डी खराब हो जाए, ठीक है, घुटने में पैर में दर्द हो जाए। मतलब उसके लिए सुख सुविधा का ध्यान रख के वैज्ञानिक तरीके से ऑपरेटर के सीट या केबिन को डिजाइन करना है। उस तरीका को बोलते एर्गोनॉमिकली डिजाइन। ठीक है, तो ये भी ख्याल रखिएगा। और ये रेगुलेशन में तो आ ही गया, आपका जो 10th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस था उसमें इस पर बहुत ज्यादा चर्चा हुआ था कि सीट और केबिन ऑफ ऑपरेटर शुड बी डिजाइन एर्गोनॉमिकली। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक ये जो क्वेश्चन हम लिए हैं नीचे में, इसको पहले हम बोल देते हैं, फिर इसको यहां जो लिखा है वो पढ़ के बताएंगे। क्या बताया है कि कितना इंक्लेशन रहेगा तब कोई आदमी मतलब एक काम करेगा, और यदि उससे ज्यादा इंक्लिनेशन हो जाए तो आदमी काम ही नहीं करेगा। क्योंकि इंक्लिनेशन में ऐसा ना है, ऐसा तिरछा में है, तो इस ये रोड में मैं मान लो या कहीं कोई मेरा वर्किंग प्लेस ऐसा इंक्लाइंड है, तो क्या होगा, इंक्लाइंड प्लेन में मैं चल रहा हूं या हाथ के ऊपर मैं या इसके ऊपर चल रहा हूं तो मुझे गिरने का डर कम रहेगा। लेकिन ऐसे वाले जगह में तो मैं स्लिप हो सकता हूं, थोड़ा सा इधर हुआ तो ओवर बैलेंस हो सकता हूं। तो क्या कितना इंक्लिनेशन रहना चाहिए कि आदमी काम करे, और उससे ज्यादा हो जाए तो आदमी को वहां पे काम पर नहीं लगाना है। लेकिन जरूरत पड़ जाए कि यहाँ काम करना ही है तो भी उसका कोई जुगाड़ दिया, वही चीज है ये। ठीक है, क्या बोलता है कि यदि किसी भी जगह पर यदि इंक्लिनेशन 45 डिग्री या उससे अधिक हो जाए, कितना, 45 डिग्री या उससे अधिक हो जाए, वहां पर किसी भी आदमी को काम पर, ना कोई आदमी काम करेगा और न किसी आदमी काम पर लगाया जाएगा, ताकि वो जो स्लिप
जहां पर उसकी स्लिप होने की संभावना है या ओवर बैलेंस होने की संभावना है, जब तक कि उस आदमी को सेफ्टी बेल्ट से या लाइफ लाइन से या कोई अन्य तरीके से उसको सुरक्षित न कर लिया गया। ठीक है, कुछ नहीं बोलता। नो पर्सन शैल वर्क आर बी परमिटेड टू वर्क एट एनी प्लेस हैविंग एन इंक्लिनेशन of 45 degree or more where he is likely to slip or over balance unless he is protected by a safety belt or lifeline or otherwise secured। यही लिखा देखो, no person shall work or be permitted to work at any place having an inclination of 45 degree or more। क्या 45 डिग्री नहीं बेटा, 45 डिग्री और मोर 45 डिग्री या उससे अधिक कोई इंक्लिनेशन है तो ना कोई आदमी काम करेगा ना तो उसको काम पर लगाया जाएगा। वेयर ही इज लाइकली टू स्लिप और ओवर बैलेंस अनलेस ही इज सिक्योर्ड और प्रोटेक्टेड बाय ए सेफ्टी बेल्ट। सेफ्टी बेल्ट और लाइफ लाइन और लाइफ लाइन कुछ नहीं होता, रस्सी को बोलते रहे बेटा। आर अदरवाइज प्रोटेक्टेड आर गार्डेड। ठीक है, ये लिखा है। ये ऐसे ही एक 30 डिग्री वाला बताया था बेटा। ये कहां से, ये रेगुलेशन 127 से है। ठीक है, एक ऐसे ही एक रेगुलेशन 132, 5 और 6 भी बताए थे। ठीक है, आगे बढ़ने के पहले उसको भी एक लाइन, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। क्या बताया था, कब लोड लेके आदमी को नहीं चलना है, बताए थे। क्या बताया, एक फिगर बताया होगा और फिगर के साथ बताया होगा कोई ना कोई पार्ट में कि नो पर्सन शैल वर्क और बी परमिट, नो पर्सन शैल कैरी और बी परमिटेड टू कैरी ए लोड ऑन एनी रोड और फुटपाथ हैविंग एन इंक्लिनेशन ऑफ 30 डिग्री और मोर। यदि किसी भी रोड या रास्ता का इंक्लिनेशन 30 डिग्री या उससे अधिक 30 डिग्री और मोर से अधिक है तो ना कोई आदमी उस रोड या फुटपाथ पे लोड लेके चलेगा और नहीं चलने दिया जाएगा। ठीक है, और ये भी बोला था कि जहां पर आदमी लोड लेके चलता है रोड या रास्ता में, उसका चौड़ाई जो होगा नॉट लेस देन 1 मीटर होगा। वेयर लोड इज कैरिड बाय ह्यूमन एजेंसी, द विड्थ को अंग्रेजी में ब्रेड्थ भी बोलते हैं, विड्थ और ब्रेड्थ ऑफ एनी रोड और फुटपाथ शैल नॉट बी लेस देन 1 मीटर। 1 मीटर नहीं है, नॉट लेस देन 1 मीटर। फिर यह भी बताया होगा कि 15 डिग्री से ज्यादा इंक्लिनेशन हो जाए तो लेवल स्टेप प्रोवाइड करेंगे। लेवल स्टेप का हाइट ज्यादा नहीं होना चाहिए बोला था, 0.18 मीटर मतलब 18 सेंटीमीटर ज्यादा नहीं होगा। डिस्टेंस फ्रॉम एज टू द बैक मतलब विड्थ जो रहेगा आपका स्टेप का वो 35 सेंटीमीटर से कम नहीं रहेगा, मतलब 0.35 मीटर से कम नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब आगे चलते कॉन्सेप्चुअल चीजों के तरफ, जो बच्चा लोग छोटा छोटा गलती कर देता है वहां चलते हैं। बाबू ये क्वेश्चन को लीजिए, ठीक है, और ये क्वेश्चन में सब चीज आपका एक जैसा ही दिखेगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ देते। क्या है, हाइट ऑफ ओबी डंप इज 80 मीटर। हाइट ऑफ ओबी डंप कितना दिया, 80 मीटर दिया। स्पॉइल जो है आपका ओबी का, उसका ऊंचाई दे दिया 80 मीटर। विच इज करेक्ट स्टेटमेंट एज पर CMR 2017। वो सब लिखा नहीं है, ऐसा आएगा आपको आ गया तो कि हाइट 80 मीटर है तो उसके लिए क्या, यहां जो 3 बात ही लिखा, मैं 5 बात भी लिख सकता था, उसमें से क्या सही है, और आधा सही आधा गलत मिला के ऑप्शन बना दिया हूं मैंने, और बच्चा उसी में अकबका जाए क्योंकि वो पढ़ा है लेकिन बढ़िया से नहीं पढ़ा। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, पहले सुन लीजिए। ऑप्शन दिया, ऑप्शन क्या है, बेंचिंग शैल बी डन मतलब बेंच करना है। ओवरऑल स्लोप एंगल डज नॉट एक्सीड 37.5 डिग्री एंड हाइट ऑफ इच बेंच नॉट मोर देन 30 मीटर।
प्रत्येक बेंच, ये ऑप्शन पहले को समझा रहे, इसमें 3 में से एक ही सही होगा। लेकिन बच्चा कैसे करते हैं, बेंचिंग करना है, ओवरऑल स्लोप दे दिया इतना है, बेंच का हाइट 30 मीटर से अधिक नहीं बोल दिया, ठीक। बेंचिंग शैल बी डन, यहां पे बोला कि बेंचिंग करना है बी में। ओवरऑल स्लोप एंगल डज नॉट एक्सीड 33.7 डिग्री, ये 33.7 डिग्री ज्यादा ओवरऑल स्लोप एंगल नहीं होगा बोल रहा। एंड हाइट ऑफ ईच बेंच नॉट मोर देन 30 मीटर, दोनों में बोला कि नॉट मोर देन 30 मीटर, बेंचिंग दोनों में बोला, दोनों में अलग अलग कर दिया ये एंगल को, ठीक है। बच्चा बकाएगा। बेंचिंग शैल बी डन, तीसरा में बोला कि बेंचिंग करना है। ओवरऑल स्लोप एंगल डज नॉट एक्सीड 1 in 1.5, बोला ये तो पढ़ा था रेगुलेशन में। फिर लिख दिया ईच बेंच हाइट एज पर कंडीशन, ठीक है। और बच्चा क्या करेगा, इसमें अंक बका जाएगा। क्या हो जाएगा, बच्चा पूरा ही अंक बका जाएगा कि कहां गलती कर दिया या कौन चीज सही है और कौन एक सही है उसको पहचानना है आपको। तो रेगुलेशन 108 को हम बहुत डिटेल में समझाए हैं, सीआईए रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट में भी है और आपका सीमार प्लेलिस्ट में भी है। 2-4 लाइन मोटा मोटी सुन लीजिए रेगुलेशन 108 का, ठीक है। स्पॉइल बेंच वाला क्या बोलता है कि टॉप सॉइल को आपको अलग से जमा करना है ताकि उस टॉप सॉइल को हम रिक्लेमेशन के लिए इस्तेमाल कर सके। द टॉप सॉइल shall be stored at separately so that the same can be used to reclaim the area, ये बोलता है। एक दूसरा बात क्या बोलता है, ये जो स्लोप एंगल की बात चल रही, उस स्लोप एंगल किसके आधार पर निर्भर करता है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज। क्या बोला, द स्लोप ऑफ स्पॉइल बैंक shall be determined on the natural angle of रिपोज। आपके माइंड के लिए जो मटेरियल आप डंप कर रहे हैं उसका जो नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज होगा उसके आधार पर आप तय करेंगे कि आपके स्पॉइल बैंक का ओबी डंप का कितना स्लोप रहना चाहिए, ये ठीक हुआ। लेकिन उसी में आगे बोलता है कि इन एनी केस द ओवरऑल स्लोप डज नॉट एक्सीड 37.5 डिग्री, लेकिन किसी भी परिस्थिति में 37.5 डिग्री से ज्यादा तो होगा ही नहीं, ठीक है। 37.5 डिग्री से ज्यादा किसी भी परिस्थिति में आपका ओवरऑल स्लोप नहीं रहेगा। इसी में बच्चा फंस जाएगा यहां पे, क्योंकि पढ़ा था उसने, ठीक है, ये पढ़ा था उसने, इसलिए फंस जाएगा। ये क्या बोला, किसी भी परिस्थिति में 37.5 डिग्री ज्यादा नहीं होगा, ये बोल रहा ओवरऑल स्लोप एंगल के। लेकिन इसके आगे भी आपका रेगुलेशन था कि एनी स्पॉइल बैंक्स एक्सीडिंग 30 मीटर इन हाइट shall be benched so that no bench exceeds 30 meter in height and overall slope angle does not exceed 1 vertical to 1.5 horizontal, ये दिया था। उसमें क्या बोला कि यदि आपके कोई भी स्पॉइल बैंक की ऊंचाई 30 मीटर से अधिक होती है तो बेंचिंग किया जाएगा। क्या किया जाएगा, shall be benched so that no bench exceed 30 मीटर in height। अब वहां पे बचा 30 मीटर, 30 मीटर लिखा, क्या बोला, नो बेंच एक्सीड 30 मीटर इन हाइट, मतलब कोई भी बेंच की ऊंचाई 30 मीटर से अधिक नहीं होगी, ये बोल रहा हूं। नॉट मोर देन 30 मीटर, तो नॉट मोर देन 30 मीटर तो 2 जगह था, मतलब ठीक लिखा था यहाँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो गलत लिखा होगा। तो जब 30 मीटर से अधिक आपका ओबी बेंच हो जाए तो पहला काम क्या करना है, बेंचिंग करना है, ठीक। तो बेंचिंग का दोनों में लिखा है। दूसरा क्या करना है कि हर एक बेंच का ऊंचाई, ईच बेंच हाइट नॉट मोर देन 30 मीटर रखना है। 2 बात हो गया। तीसरा क्या बोला, ओवरऑल स्लोप एंगल डज नॉट एक्सीड 1 वर्टिकल टू 1.5 हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये बोला। ये 3 बात। वो कहां लिखा है, देखो यहां लिखा है, बेंचिंग शैल बी डन ओवरऑल स्लोप एंगल डज नॉट एक्सीड 33.7 डिग्री। ये वाला जो है, ये वाला बात, इसको यदि हम डिग्री में चेंज कर दें तो इतना होता है,
ठीक है, ये 1/1.5 को डिग्री में चेंज कर दे तो इतना होता है। एंड हाइट ऑफ इच बेंच नॉट मोर देन 30 मीटर, और बेंच का हाइट भी 30 मीटर, हर एक बेंच का हाइट 30 मीटर से अधिक होनी चाहिए। तो ये करेक्ट बात है। अब बच्चा यहां पे फंसेगा क्योंकि बेंचिंग करना है ओवरऑल स्लोप, उसने सीधा सीधा ऐसा पढ़ के गया था, लेकिन इधर क्या लिख दिया, ईच बेंच हाइट एच पर कंडीशन कह दिया कि रेगुलेशन में क्या दिया है कि ईच बेंच हाइट नॉट मोर देन 30 मीटर। तो यहाँ पे तीनों बात कवर हो गई कि बेंचिंग भी करना है, ओवरऑल स्लोप एंगल 1/1.5 से ज्यादा नहीं होगा, नॉट मोर देन स्मॉल है, जिसको एंगल में हम 33.7 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो ये और ये तो एक बात हुआ। एंड हाइट ऑफ ईच बेंच नॉट मोर देन 30 मीटर, तो ये वाला बी ऑप्शन सही है, ए और सी गलत है। तो ये 37.5 डिग्री वाला क्या है, ये किसी भी परिस्थिति, देखो ये तो उससे कम है ना है जी, ये तो किसी भी परिस्थिति में बोलता है इससे ज्यादा नहीं रहना चाहिए। इन एनी केस ओवरऑल स्लोप एंगल डज नॉट एक्सीड 37.5 डिग्री, एंगल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये जब 30 मीटर से अधिक आपका बेंच हो गया, 80 मीटर दिए था ना जी, 80 मीटर मतलब क्या हो, 30 मीटर से अधिक हो गया, तो हमने आपको एक सिचुएशन दे दिया 80 मीटर, तो 30 मीटर से अधिक है तो 3 काम करना, बेंचिंग करना है, हर एक बेंच का ऊंचाई 30 मीटर से अधिक नहीं रहेगा, और तीसरा ओवरऑल स्लोप एंगल डज नॉट एक्सीड, याद रखिए डज नॉट एक्सीड 1:1.5 एंड इन एंगल इट इज 33.7 डिग्री। ठीक, आगे चलते हैं। अब आप डंपिंग कर रहे हैं, हो सकता है कोई पब्लिक रोड हो, रेलवे हो, माइन ओपनिंग हो, या कोई बिल्डिंग हो, या कोई परमानेंट स्ट्रक्चर हो जो कि ओनर का नहीं है, तो क्या करेंगे, केकरो घर पे ले जाके वो भी डंप कर देंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं करना है। या रेलवे के ट्रैके को जाम कर दीजिएगा, या पब्लिक रोड जहां से लोग आने जाना करते ओकरा रास्ता बंद कर दीजिएगा, नहीं करेंगे। और रास्ता नहीं बंद किया तो बोले हम रास्ता तो छोड़ दिए, रास्ता के किनारे तक लाके कर दिया, और जब वो स्लाइड होगा तो कहां जाएगा, रास्ता पे न जाएगा, तो रास्ता तो खत्म हो गया, उससे गुजरने वाले आदमियों की जान को भी खतरा होगा। तो आपका जो स्पॉइल बैंक का टो है, वो किसी भी माइन ओपनिंग, किसी बिल्डिंग, किसी पब्लिक रोड, किसी रेलवे या कोई अन्य स्ट्रक्चर जो कि माइन ओनर का नहीं है, उसके 100 मीटर के आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ये वाला एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ख्याल रखिएगा बेटा, ये वाला लास्ट वाला, द टो ऑफ ए स्पॉइल बैंक shall not be extended, extend मतलब आगे बढ़ाने को extended बोलते हैं। The toe of a spoil bench shall not be extended to any point within 100 meter, कितना है, within 100 meter of a mine opening or railway or public road or building or any other structure or any other permanent structure, यहाँ नहीं लिखा हुआ, not belonging to the owner of a mine, लिखने में भी जगह भी नहीं चाहिए। तो स्पॉइल बैंक के टो को किसी भी बिल्डिंग, पब्लिक रोड, रेलवे, माइन ओपनिंग या कोई परमानेंट स्ट्रक्चर से 100 मीटर से आगे नहीं बढ़ाया, मतलब वो बिल्डिंग से या जितने स्ट्रक्चर नाम है उससे 100 मीटर दूर रखेंगे, कहने का मतलब ये है आपका स्पॉइल बैंक का टो जो है, ये जितने स्ट्रक्चर के नाम बताया उससे 100 मीटर दूर रखेंगे। ठीक है, ये कहने का मतलब हुआ, ये नहीं कि लाके घुसा देना है। और आपका जो टो रहेगा इसको क्या करना है, फेंसिंग कर देना है, ताकि कोई आदमी वहां पर ना जाए। और एक्टिव स्पॉइल डंप के टो में कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति नहीं जाना चाहिए। यदि आपके स्पॉइल डंप या ओबी डंप के अगल बगल से कोई पब्लिक रोड या रेलवे गुजर रहा है, तो आपका टो और डंप के बीच में क्या कर देना है, फेंसिंग लगा देना है। ठीक है, ऐसे एक फेंसिंग वाले से याद आया कि
जो भी आप एक्सकवेशन कर लीजिए, एक्सकवेशन मतलब वहां से मटेरियल निकाले, चाहे वो भी कोयला निकालिए, तो खाली जगह बन गया। तो वो जो खाली जगह बना है उसके 15 मीटर के अंदर में यदि कोई बिल्डिंग या कोई परमानेंट स्ट्रक्चर है तो आपको फेंसिंग प्रोवाइड करना है। क्या प्रोवाइड करना है? जो आपका जो आपने एक्सकवेशन किया उसके एज पे आपको फेंसिंग प्रोवाइड कर देना, ताकि कोई भी आदमी अंदर गलती से ना घुस जाए। ठीक है, और ये ऐसे ही और आगे नहीं बढ़ने वाला। एक और कहां बताया था? रेगुलेशन 119 के सब रेगुलेशन 1 में बताया था, नो वर्किंग शैल बी मेड और नो एक्सट्रैक्शन और रिडक्शन ऑफ पिलर शैल बी कंडक्टेड एट और एक्सटेंडेड टू एनी पॉइंट within 45 meter of any railway, public road, etc. without the prior permission of Chief Inspector of Mines। कि आपका रेलवे है, पब्लिक रोड है, उसके 45 मीटर पर या उसके बियॉन्ड, मतलब या उसके पॉइंट किसी 45 मीटर के अंदर के किसी पॉइंट में भी आपको ना तो डेवलपमेंट करना है ना ही डिप्लोइंग करना है, जब तक कि आपने डीजीएमएस चीफ इंस्पेक्टर माइंस से परमिशन नहीं ले लिया है। ठीक है, ये छोटे छोटे 3 क्वेश्चन लीजिए, लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट है। हु विल फ्रेम ट्रांसपोर्ट रूल? ट्रांसपोर्ट रूल कौन बनाएगा? ट्रांसपोर्ट रूल कौन बनाएगा? कहां से लिया? ये रेगुलेशन 109 से है, ट्रांसपोर्ट रूल। ट्रांसपोर्ट रूल बनाने का जिम्मा होता है माइन मैनेजर का, मतलब मैनेजर का, एमजीआर लिख दिया। ट्रांसपोर्ट रूल कौन बनाएगा? मैनेजर। ठीक है, द मैनेजर शैल हैंड ओवर कॉपीज ऑफ ट्रांसपोर्ट रूल्स टू ऑल, मतलब मैनेजर साहब किनको किनको जो ट्रांसपोर्ट रूल बनाया, फिर रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से उन्होंने उसको अप्रूव्ड कराया, वो अप्रूव्ड ट्रांसपोर्ट रूल का कॉपी मैनेजर साहब किनको किनको देंगे? ऑल ऑपरेटर्स। अरे ये है ओपन कास्ट का चीज, तो कौन? जो मशीन चलाएगा और जो मशीन चलवाएगा। तो कौन कौन मशीन चलाता है? ऑपरेटर्स चलाता है। किसको किसको देंगे? ऑपरेटर्स को देंगे, ड्राइवर्स को देंगे, एंड ऑल कंसर्न ऑफिशियल्स, एंड ऑल कंसर्न ऑफिशियल्स। ठीक है, और बच्चा इसी में फंस जाएगा। क्या होगा? इसी में फंस जाएगा। ऑल कंसर्न ऑफिशियल से लिखा है। किसको किसको देगा? द मैनेजर शैल हैंड ओवर कॉपीज ऑफ ट्रांसपोर्ट रूल टू ऑल ऑपरेटर्स, ड्राइवर्स एंड ऑल कंसर्न ऑफिशियल्स। संबंधित पदाधिकारियों को देंगे। ऑफिशियल्स का डिवीजन पढ़े? ऑफिशियल में तो 9 आदमी आते, तो 90 को 9 को दे देंगे क्या? एक बार आप पूछे थे, नाम लिख दिए थे ऑफिशियल के, हाँ, तो सबको बोल रहे थे। अरे सब क्या लिखे? कंसर्न ऑफिशियल मतलब संबंधित पदाधिकारी, जो इस काम से संबंध रखता, ओकरा बोल रहा है। पूरे 9 को नहीं बोला। ऑफिशियल किसको बोलते हैं? ऑफिशियल मीन्स ए पर्सन अपॉइंटेड इन राइटिंग बाय द ओनर, एजेंट और मैनेजर टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ सुपरविजन इन अ माइन आर पार्ट देयरऑफ, including assistant manager, ventilation officer, safety officer, dust in charge, sampling in charge, overman, mining सरदार, इंजीनियर और सर्वेयर। होगा ना बेटा? 9। ठीक है, ये हुए ऑफिशियल। ऑफिशियल का अपॉइंटमेंट कौन करता है? ओनर, एजेंट और मैनेजर करता है। ठीक है, ओनर, एजेंट और मैनेजर जो ऑफिशियल का अपॉइंटमेंट काहे के लिए करता है? इनको टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ सुपरविजन इन अ माइन आर पार्ट देयर ऑफ माइन, या माइन के किसी भाग का सुपरविजन करने के लिए करते। और ये इतने सब आदमी के नाम बता दिए, असिस्टेंट मैनेजर, वेंटिलेशन अफसर, सेफ्टी ऑफिसर, डस्ट इंचार्ज, सैंपलिंग इंचार्ज एंड ओवरमैन, माइनिंग सरदार, सर्वेयर, इंजीनियर। ठीक है, ये 9 आदमी। तो ये पूरे 9 आदमी कंसर्न ऑफिशियल है क्या ट्रांसपोर्ट रूल के लिए? नहीं। आपका वेंटिलेशन अफसर का क्या लेन देन है इससे? ये तो ओपन कास्ट के लिए है बेटा। ट्रांसपोर्ट रूल ओपन कास्ट के लिए होता है, तो ओपन कास्ट में वेंटिलेशन अफसर होता है, और वेंटिलेशन वाले का कोई काम है इसमें, तो वेंटिलेशन अफसर को नहीं देंगे। सर्वेयर का काम है बेचारा सर्वे करना,
कि ट्रांसपोर्ट रूल को देखना या उसका इन्फोर्स करना भी है, इन्फोर्समेंट का भी जिम्मेदारी है। मतलब कौन इसको कंप्लायंस कराएगा, कौन इसको लागू कराएगा, इन्फोर्स करवाएगा, तो सर्वर का जिम्मेदारी में आएगा क्या? नहीं आएगा। किसका जिम्मेदारी में आएगा? असिस्टेंट मैनेजर के एक कंसर्न ऑफिशियल्स में कौन कौन आएंगे? आपका असिस्टेंट मैनेजर है, ठीक है, सेफ्टी ऑफिसर है, आपका ओवरमैन है, माइनिंग सरदार है और इंजीनियर है। डस्ट इंचार्ज, सैम्पलिंग इंचार्ज का रोल आएगा, वो भी अंडरग्राउंड का पोस्ट है। आएगा? नहीं आएगा। कंसर्न ऑफिसर यहां कौन कौन हुए? असिस्टेंट मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, माइनिंग सरदार, ओवरमैन और इंजीनियर, ठीक है। इतना ही कंसर्न ऑफिसर में इसमें इस रेगुलेशन किया गया। हु विल रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लायंस ऑफ द ट्रांसपोर्ट रूल, या इन्फोर्समेंट की जिम्मेदारी या कंप्लायंस पालन करवाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? ट्रांसपोर्ट रूल की। तो होगा मैनेजर एंड कंसर्न ऑफिशियल्स। अब कंसर्न ऑफिशियल्स का मतलब तो बता दिया, ठीक है। किसकी जिम्मेदारी होगी? ट्रांसपोर्ट रूल को माइन में लागू करवाने की जिम्मेदारी। यदि इससे कोई एक्सीडेंट हो जाए, ट्रांसपोर्ट मशीनरी से कोई एक्सीडेंट हो जाए और वहां पर यह पाया गया कि ट्रांसपोर्ट रूल का पालन नहीं किया गया था, तो किसको पकड़ेगा? डीजीएमएस। उसी के लिए रेगुलेशन 109 में दिया हुआ है। हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, किनकी जिम्मेदारी थी इसको लागू करवाने की? मैनेजर, कॉन्ट्री मैनेजर एंड कंसर्न ऑफिशियल्स। जो भी हम कंसर्न ऑफिशियल्स बताए, पूरे 9 ऑफिशियल्स नहीं, जो इससे संबंधित है। इंजीनियर है, माइनिंग सरदार है, ओवरमैन है, असिस्टेंट मैनेजर है, सेफ्टी अफसर है, वो कंसर्न ऑफिसर हुए। और मैनेजर तो इसमें रहेंगे क्योंकि इसको भी लागू करवाना है। तो मैनेजर और कंसर्न ऑफिशियल्स की जिम्मेदारी है कि माइन में ट्रांसपोर्ट रूल को लागू करवाना, कड़ाई से उसका पालन करवाना, ठीक है। तो लगता है वीडियो का भी लंबाई 37 मिनट हो गया है। हम कोशिश कर रहे हैं आप लोग को कुछ ना कुछ भेजते रहने का, ताकि आप लोग अपना भी टेस्ट करें कि हम कहाँ हैं। जैसे वो 80 मीटर ओबी डंप वाले में कैसे बच्चे लोग फंसते हैं, कैसे कंसर्न ऑफिशियल में फंस जाते हैं। हम जितना हमको बुद्धि विवेक है, ज्यादा नहीं है, जितना भी है उसका हम सदुपयोग करके आप लोगों के लिए भेज रहे हैं। उसका आप लोग फायदा उठाइए और जो डिटेल में वीडियो बनाए हैं उनको भी जाकर के देखिए, जिनके पास समय है। जो भी बच्चा लोग पीटी कर रहे हैं, जो भी सीधा एससीएल के एग्जाम में वो यहाँ भी देखे और वहां जाकर के नाम बताते हैं, या प्लेलिस्ट में खोज करके उनको देखिए। आप लोग को अवश्य फायदा होगा। और ये वीडियो आप लोग को कैसे लगा ये कमेंट में बताना।